हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने एपीएस साइंस का ठूमर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, लास्ट हमने बायो सावर्ट नियम हमने पढ़ लिया था और हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने कुछ नियम पढ़े। ठीक है, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। कि बायो सावर्ट नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे अलग अलग स्थितियों में। तो बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, तो यहां 100% एक एप्लीकेशन आपसे पूछेंगे, यहां कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो पहला इसका अनुप्रयोग है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, बायो सावर्ट के जो नियम के अनुप्रयोग है उसका पहला एप्लीकेशन मैं ले रहा हूं। इस तरह पूछेंगे आपसे कि सीधे और लंबे धारावाही चालक तार, सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है बोर्ड में। सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोल देते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बायो सावर्ट नियम का कथन लिखिए तथा इसकी सहायता से सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो ये हमारा टॉपिक है, सीधे और लंबे, स्ट्रेट और लॉन्ग धारावाही चालक तार के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए, सपोज करो बच्चों मैंने ये कोई सीधा और लंबा धारावाही चालक तार ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट वायर, सीधा और लंबा धारावाही चालक तार, क्लियर है। इसको नाम दे दिया सपोज करो मैंने एक्स वाई। तो एक्स वाई कोई चालक तार है। तो मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब बन गया धारावाही चालक तार। क्या बन गया, धारावाही चालक तार, सीधा और लंबा धारावाही चालक तार, ठीक है। अब हमें पता है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बायो सावर्ट नियम से हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या मान रहा हूं कि तार का जो मध्य बिंदु, सपोज करो मैंने ले लिया O, इस तार के मध्य बिंदु से सपोज करो A डिस्टेंस पे मेरे पास कोई पॉइंट है P। तो मुझे इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्लियर है। बहुत बहुत इस धारावाही चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी A मैं ले रहा हूं और इसके कारण मुझे P पॉइंट पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप कहोगे सर पॉइंट हम यहां ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बस डायरेक्शन आपको मालूम है, दक्षिणास्थ नियम कि यहां तो अंदर की ओर क्रॉस होगा और यहां लेंगे तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज करो मेरे पास ये जो लंबा धारावाही चालक तार है, तो अगर मान लो मैं छोटा सा हिस्सा लूं तो इसके कारण भी क्रॉस होगा। इस साइड की बात मैं कर रहा हूं। आरी बात में कि मान लो मेरे पास ये कोई धारावाही चालक तार है, तो अगर मैं इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दूं समान लंबाई के, जैसे मान लो ये डीएल लंबाई लिया, ये भी डीएल है, सारे डीएल लंबाई के अल्पांश है मान लो, ठीक है। तो इस पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक अल्पांश मान लेते हैं, कहीं भी एक अल्पांश लंबाई मान लेते हैं, उसके कारण क्षेत्र निकाल लेते हैं इस पॉइंट P पर। फिर उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं पूरे तार के कारण निकालने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जो भी अल्पांश आप मानोगे ये सब धारावाही है, धारा सब में समान दिशा में है, तो इसके कारण भी क्रॉस होगा इस तरफ, इसके कारण भी क्रॉस होगा, इसके कारण भी क्रॉस, सबके कारण एक ही दिशा में होगा।
तो हम एक के कारण निकाल लेते हैं, फिर पूरे तार के लंबाई के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे तार को समान लंबाई वाले छोटे छोटे किसमें बांटेंगे, अल्पांशों में बांट सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बांट सकते हो, आपकी मन की मर्जी, दिल का राज, कहीं भी मानो। तो सपोज करो बच्चों, मैंने यहां कोई एक अल्पांश मान लिया इस तरह, इसकी लंबाई मान लो dl है। ठीक है, इस पूरे तार को dl से मिलकर बना मैं मान सकता हूं। तो ये जो dl लंबाई है, इसका यहां लिख देता हूं मैं, इसका मध्य बिंदु है o डैश। इसका मध्य बिंदु क्या है, o डैश। o से o डैश तक की जो डिस्टेंस है ये मैं l मान रहा हूं, और ये आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, dl। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण मुझे बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बायो-सावर्ट नियम से। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्पांश के मध्य बिंदु से और जहां क्षेत्र निकालना होता है वो दूरी हम क्या मानते हैं बच्चों, स्मॉल r मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल r। बायो-सावर्ट नियम यूज करेंगे तो अल्पांश की लंबाई जो है वो dl है, अल्पांश का मध्य बिंदु o डैश है, तो मैंने माना o डैश से बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r। ठीक है, और OP स्मॉल a है और o डैश कितना है बच्चों, स्मॉल l। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इस अल्पांश के कारण जो धारावाही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, इस साइड क्रॉस होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा dB, यानी क्रॉस। अगर अपन दूसरी तरफ लेते तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, डॉट होता। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि यहां अंगूठा धारा की दिशा, तो यहां क्रॉस अंदर की ओर, यहां लेते तो यहां बाहर की ओर डॉट से शो करते हैं। अब देखिए, अब हमें इस धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, इसकी लंबाई dl है, और ये जो एंगल मैं मान रहा हूं, जैसे हम बायो-सावर्ट नियम में लेके चलते हैं, ये मैंने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या माना है, उसको मैं साइड में लिख दूं जरा। माना, देखो OP तो कितना है, स्मॉल a। ठीक है, o डैश P कितना है, स्मॉल r, और o डैश कितना है, स्मॉल l है, o डैश। ठीक है, और जो एंगल मैंने माना है o डैश P वो कितना है, थीटा है। क्लियर है, ओके। चलो अब लगाते हैं बायो-सावर्ट का नियम। देखिए, बायो-सावर्ट नियम से इस अल्पांश के कारण जिसकी लंबाई dl है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अल्पांश की लंबाई dl है, अल्पांश के मध्य बिंदु से बिंदु P की लंबाई या दूरी स्मॉल r है, यह एंगल थीटा है। ठीक है, यह हमें पता है। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान भी आपको याद होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, अब आपको जैसा अभी आपने सुना कि सर अल्पांश के कारण हमने क्षेत्र निकाल दिया, सभी अल्पांशों के कारण बात करेंगे तो इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो जरा अपन तार पे नजर डालते हैं। तो बच्चों, जब आप तार की बात करोगे, इसे मान लो x से लेकर आप y तक चलोगे, तो आपको पता है थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा। देखो मैं आपको अलग से बताऊं कि मुझे मान लो पूरे तार की बात करनी है, x और y, और ये मेरे पास पॉइंट कौन सा था, P था। तो अभी तो r ये था, थीटा ये था। मान लो मैं x पॉइंट पे लेना चाह रहा हूं, तो r ये होगा, थीटा ये होगा। तो ऐसे आप जब पूरे पॉइंट पे चलोगे तो बच्चों r भी बदलेगा, थीटा भी बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, r भी बदलेगा और क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि समाकलन तो हम कर देंगे, लेकिन समाकलन किसके सापेक्ष करें, हमें इसका समाकलन करना है। ये अल्पांश के कारण आया है, हमें पूरे तार के कारण निकालना है, तो समाकलन तो कर दें, लेकिन समाकलन करें किसके सापेक्ष, क्या लंबाई के सापेक्ष करें क्या, क्योंकि हमें पता है किसी के सापेक्ष आप समाकलन करोगे तो बाकी सब नियत होना चाहिए।
तो क्वेश्चन यहां पर यह अटक जाता है कि यहाँ आर के सापेक्ष करें कि थीटा के सापेक्ष करें कि एल के सापेक्ष करें, क्योंकि पूरे तार के लिए आर भी बदल रहा है, थीटा भी अलग अलग है, एल तो आपने डीएल मान ही रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर थीटा और डीएल को किसी एक चर के रूप में लाना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के रूप में लाना पड़ेगा, ताकि उसका अपन क्या कर सके, समाकलन कर सके। ठीक है बच्चों, तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को मैं मान रहा हूं फाई, ठीक है। और सपोज करो कि ये फाई की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, एक्स से लेकर वाई तक। देखिए, तो मैंने क्या करा, ये जो एंगल है ओ पी ओ डैश, इसको मैंने क्या मान लिया, फाई। अब फाई देखो कहां से कहां चेंज हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक एंगल, इसको मैं मान रहा हूं फाई वन, और यहां से लेकर यहां तक एंगल, इसको मैं क्या मान रहा हूं बच्चों, फाई टू मान रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आर को, एल को, थीटा को मैं फाई के रूप में लिखूंगा कि ये तीनों जो मान है वो फाई के रूप में आ जाए, ताकि हमारे पास कोई एक ही चर आए और उसके सापेक्ष हम क्या कर सकें, समाकलन कर सकें। तो फाई की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, फाई वन से लेकर फाई टू तक। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो कोणीय विस्थापन होता है ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये मूल बिंदु मान लें तो नीचे क्या हो गया, ये नेगेटिव, यानी फाई हमारा कहां से कहां चेंज होगा, -φ1 टू φ2, ये फाई की लिमिट हो गई। ठीक है, फाई -φ1 टू φ2। देखिए, चलो अब आप इस चित्र पे ध्यान दें, चलो इसको मैं अलग से बना देता हूं आपके लिए। ये हमारे पास जो त्रिभुज आया है, ये O है, ये O डैश है, ये P है, ठीक है, ये 90 डिग्री है भाई, और ये L है, ये R है, ये A है, और ये क्या है, फाई, एंड दिस इज थीटा। ठीक है बच्चों, इसको अलग से बना दिया मैंने। और तो फाई के रेस्पेक्ट में लेके चलो आप, फाई के रेस्पेक्ट में, तो फाई के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और ये हो गया बच्चों आधार। ठीक है, आरी भाषण में मैं क्या करना चाह रहा हूं, स्मॉल आर, एल और थीटा को फाई के रूप में लिखूंगा। देखिए आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ओ डैश ओ पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, बिल्कुल 180 डिग्री। अब ये तो 90 है, ये तो 90 है मेरे पास, तो थीटा प्लस फाई क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस फाई, तो ओ डैश ओ पी में थीटा प्लस फाई कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। आगे बात समझ में, थीटा प्लस फाई क्या होना चाहिए, 90। ओके, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस फाई। अब आपके समीकरण नंबर 1 में थीटा वाला पद कौन सा है, साइन थीटा। तो जब थीटा हमारे पास है तो अब इसका साइन थीटा भी ले सकते हो। तो यहां अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, दोनों और मैंने क्या ले लिया, साइन ले लिया। ठीक है, दोनों का साइन ले लिया बच्चों। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, पता है आपको क्या होता है, कॉस फाइव। तो ये सभी जानते हैं, अब ऐसे मत करना सर हम तो बायो वाले, हम नहीं जानते, मैं सब सिखा चुका हूं आपको फिजिक्स में। साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके रूप में आ गई, फाइव के रूप में आ गई। ठीक है, अब बारी है आर और एल की। चलो देखो बच्चों, आर और ए की मैं बात करूं तो आपको पता है त्रिभुज ओ डैश ओपी में मुझे बताओ, देखो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए दूरी हमें पता है,
तो आर, क्योंकि ए तो लंबवत दूरी हो गई मध्य बिंदु से, वो थोड़ा चेंज होगी, तो आपको पता है कि आर आपको निकालना है, ठीक है। अब एल तो हमारा जो पॉइंट है, एल ये लंबाई है, अब वो तो अलग अलग हो सकती है, तो मैं आर और ए में संबंध ले रहा हूं क्योंकि ए कांस्टेंट है, एक ऐसा है कांस्टेंट, ठीक है। तो आर और ए की बात करें तो आपको पता है आर अपॉन ए क्या होगा, बताओ। चलो आर अपॉन ए नहीं आ रहा तो अब ए अपॉन आर बता दो। ओ डैश ऑफ ई में ए अपॉन आर क्या होगा, अब ये तो बता दो। ए क्या है, आधार, आर क्या है, कर्ण, तो ए अपॉन आर आधार बटा कर्ण क्या होगा, कॉस फाई, ठीक है। तो यहां से बच्चों आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, और बच्चों ए अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक फाई, इक्वेशन नंबर 3। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सेक फाई, ए कांस्टेंट है, ए क्या है, तार के मध्य बिंदु से बिंदु पी की दूरी, लंबवत दूरी, तो वो तो ए ही रहेगी। देखो आर भी फाई के रूप में आ गया, साइन थीटा भी फाई के रूप में आ गया, क्लियर है। ओके, अब हारी गई बारी किसकी, एल की। देखो चित्र से अब एल और ए में संबंध लंब बटा आधार, तो एल अपॉन ए क्या होता है, लंब बटा आधार आप जानते हो tan होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan फाई, यहां फाई है, थीटा नहीं है, फाई के रूप में ले रहे हैं, तो ये लंब ये आधार, तो tan फाई। तो बच्चों यहां से L इज इक्वल टू क्या हो गया, a tan फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें L नहीं चाहिए, हमें dl चाहिए। अब यहां से dl कैसा आएगा, L का आपको अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष, ये तो नियत है, तो L का मैं अवकलन कर दूं फाई के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज dl अपॉन डी फाई a। L का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, फाई के सापेक्ष, तो a tan फाई का अवकलन क्या हो गया, tan फाई का आपको फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर फाई, भाई tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan फाई का अवकलन हो गया sec स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहां से बच्चों dl की वैल्यू हमें मिल गई a sec स्क्वायर फाई डी फाई, क्लियर। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 4, a sec स्क्वायर फाई डी फाई। आगे नवासल में तो आप देख रहे हो साइन थीटा cos फाई, फाई के रूप में मिल गया, r a sec फाई ये भी फाई के रूप में मिल गया, और dl a sec स्क्वायर फाई डी फाई ये भी हमें फाई के रूप में मिल चुका है, यानी जो समीकरण एक का RHS है वो हमें फाई के रूप में मिल चुका है, यानी इसका हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज रख दो, यानी 2, 3 व 4 से मान किस में रख दो बच्चों, 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो चलो मैं वैल्यूज रखता हूं, दो, 3 व 4 से मान किस में रख दे, 1 में। समीकरण 2,3 व 4 में मान 1 से रखने पर, ठीक है भाई। तो चलो रखिए भाई, वैल्यू रखो समीकरण नंबर 1 में, तो बच्चों dB इज इक्वल टू, देखो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, तो बाहर ले लिया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई। चलो dl बताओ, dl कितना है, dl समीकरण 4 से हमें क्या पता लग रहा है, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ये तो dl की वैल्यू हो गई, क्लियर है। साइन थीटा क्या है बच्चों, साइन थीटा है cos फाई, साइन थीटा हो गया cos फाई अपॉन r स्क्वायर है, a sec फाई का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। तो आप देख सकते हैं हमने 2, 3 और 4 से मान किस में रख दिया, 1 में रख दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो बिल्कुल आप कहोगे सर sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, और इस a से a कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है dB, उसकी वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट आई, देखो आई और नीचे से क्या आ रहा है, 4 पाई a, और कुछ बच रहा है, बिल्कुल आप कहोगे सर cos फाई बच रहा है, और देखो हमें डी फाई भी मिल गया, क्लियर है ना। तो ये dB हो गया कि म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a
cos phi d phi। अब क्लियर है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, धारा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता वो कांस्टेंट, आई धारा वो कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है, ए लंबवत दूरी वो कांस्टेंट। तो वी कैन इंटीग्रेट इट विद रेस्पेक्ट टू फाई, यानी हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं इसका किसके सापेक्ष समाकलन करके, फाई के सापेक्ष समाकलन करके। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे तार के कारण, ये तो अल्पांश के कारण निकाला था, इस पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। और फाई कहां से कहां तक लेंगे, -φ1 से φ2। ठीक है, तो चलो भाई आते हैं संपूर्ण तार के कारण संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो चलो हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे, यानी B = समाकलन dV। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, मैं इस साइड लिख रहा हूं। अब हमें समाकलन करना है, अब थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, ओके, देखो B = समाकलन dV, B = समाकलन, बताओ dB की वैल्यू बताओ मुझे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A cos phi d phi। ठीक है, इसका हमने समाकलन कर दिया। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, समाकलन हो रहा है फाई के सापेक्ष, तो लिमिट आएंगी किसकी, फाई की। चित्र से आपको पता लग रहा है कि फाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, -φ1 से φ2। मूल बिंदु के नीचे था φ1, एंटी क्लॉकवाइज था, ये माइनस और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, φ2। ठीक है, ओके, समाकलन करना आप जानते हो, B = जो कांस्टेंट है, जो नियत है, अचर है, उसको समाकलन से बाहर लीजिए। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कांस्टेंट है, आई तार में प्रवाहित धारा कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, यानी समाकलन किसका होगा, cos फाई का, किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष, कहां से कहां तक, -φ1 से φ2। तो बहुत बहुत क्लियर है। तो B = म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। बच्चों साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, तो cos थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां cos फाई है, तो cos फाई का समाकलन क्या हो गया, साइन फाई, कहां से कहां तक, -φ1 से φ2। ठीक है, cos फाई का समाकलन क्या हो गया, साइन फाई, -φ1 से φ2। तो लिमिट रखने का तरीका आपको मालूम है कि B = म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। लिमिट रखिए, देखो जिसके लिमिट है उसकी जगह पहले अपर लिमिट रखो, उच्च सीमा रखो, और फिर माइनस करके निम्न सीमा, यानी साइन φ2, फाई की जगह क्या पुट कर दिया, φ2, माइनस ये हो जाएगा साइन फाई की जगह -φ1। ठीक है, ये हमें लिमिट रख दी। लिमिट रखने का तरीका आपको पता है, जिसकी लिमिट होती है उसी की जगह आपको पहले अपर लिमिट रखना होता है, उसके बाद लोअर लिमिट। तो देखिए आगे क्या घटित होता है घटना। तो बच्चों B = देखिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ2 माइनस। अब देखो बच्चों साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, प्रॉपर्टी होती है साइन -φ1 का मतलब होता है माइनस साइन φ1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन एक और फंक्शन होता है, साइन एक विषम फलन होता है। तो अगर साइन में आप चिन्ह चेंज करोगे माइनस से गुणा हो जाता है,
तो साइन माइनस फाई वन क्या होता है, माइनस साई वन। तो एक सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं वन को पहले लिख दूं, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एक सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण, जिसके मध्य बिंदु से जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी लंबवत दूरी स्मॉल ए हो, उसमें प्रवाही धारा आई हो और उसकी जो सीमा है फाई वन से फाई टू हो, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो B